हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों आज हम पूरे कश्मीर के बारे में जानेंगे कि कश्मीर भारत से कब मिला, कब इसको फिर केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया, अभिन्न अंग हम लोग का कब बना, अभिन्न एक राज्य कौन कब बना, और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे कि इसके अंदर में क्या क्या है और इन पहाड़ पर्वत नदी इसमें क्या क्या है उसके बारे में सब कुछ जानेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। जम्मू कश्मीर के इतिहास क्या रहा है। देखिए दोस्तों, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उस समय लगभग 550 रियासतें थी, 565 रियासतें थी जब आज़ाद हुआ तब। और इन रियासतों को बाल्कन प्लान के तहत, ये अंग्रेज़ों द्वारा एक प्लान बनाया गया था, उसके तहत कहा गया कि आप या तो भारत में मिल सकते हैं ये या पाकिस्तान में मिल सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, आप पर निर्भर करता है कि आप किस पर मिलना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत में उस समय तो बहुत ज़्यादा रियासतें थी, 550 से ज़्यादा। तो इन रियासतों को मिलाने का सबसे दायित्व कौन उठाया? के मेमन और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इन्होंने लगभग सभी रियासतों को भारत में मिला लिया गया। लेकिन ऐसे 4 रियासतें थी दोस्तों जो भारत में नहीं मिली, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, अपना एक अलग राज्य बनाना चाहते थे। उसमें थे दोस्तों जम्मू कश्मीर थी, एक यहाँ पे गुजरात के पास एक जूनागढ़ है वो था, एक हैदराबाद रियासत था और एक भोपाल रियासत था। ये क्योंकि दोस्तों जूनागढ़ में जो अधिकतम जनसंख्या थी वो थी हिंदुओं की, लेकिन यहाँ का जो राजा था वो था मुस्लिम राजा था, और ये मिलना चाहता था दोस्तों पाकिस्तान में। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जनमत संग्रह करा दिया। जनमत संग्रह मतलब क्या? वोटिंग डलवाया वहाँ के आदमी से कि आप किस पर मिलना चाहते हैं। तो मैक्सिमम लगभग 80% आदमी ने दे दिया कि हम भारत में रहना चाहते हैं, तो ये भारत में मिल गया। हैदराबाद के निजाम दोस्तों ये भी पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो हमारे सैनिक थे उनको पुलिस के वर्दी में भेज करके यहाँ पे पूरा कर्फ्यू वगैरह लगा करके जितने भी यहाँ के नवाब थे उनको कैद कर लिया गया और इसको हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। उसके बाद भोपाल में भी दोस्तों यहाँ का भी जो शासक था वो मुस्लिम था, तो यहाँ भी जनमत संग्रह करा करके इसको भारत में मिला लिया गया। लेकिन कश्मीर दोस्तों किसी भी हाल में वो नहीं मिलना चाहता था, वो चाहता था कि हम एक अलग रहें, स्वतंत्र रहें। तो ये भारत में नहीं मिला। जब पाकिस्तान को पता चला कि ये भारत में नहीं मिल रहा है कश्मीर में, तो ये अपने सेना को यहाँ पे कश्मीर में इधर से दाखिल करवा दिया जबरदस्ती। तो भारत तो अब इसमें कुछ करेगा नहीं क्योंकि वो अलग रहना चाहता था। लेकिन जब यहाँ का शासक देखा कि तो पाकिस्तान पूरी तरह से हमको कब्जा कर लेगा, तो इन्होंने भारत से मदद मांगी कि आप हमारी मदद करिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू से। तो वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा उनको कि एक ही शर्त पर हम आपको मदद कर सकते हैं, या तो आप हमें मिलिए, नहीं तो हम क्यों मदद करेंगे आपको, क्यों हम लड़ने के लिए जाएंगे। तो यहाँ के राजा उस समय थे दोस्तों राजा हरि सिंह, उनका नाम था क्या? हरि सिंह। वो अंतिम डोगरा शासक थे। डोगरा शासक यहाँ पे डोगरा वंश का राज था, और यहाँ के अंतिम शासक कौन थे? ये राजा हरि सिंह। तो इन्होंने क्या किया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया कि हाँ हम भारत पे मिलना चाहते हैं। और इसी तरह 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर क्या बन गया दोस्तों? भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। अभिन्न अंग बन गया, लेकिन ये पूरी तरह से भारत में नहीं मिला क्योंकि इसमें 2 अनुच्छेद ऐसे हैं दोस्तों जो कश्मीर से रिलेटेड है। एक था आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370, और एक अनुच्छेद 335A। 370 के तहत क्या था दोस्तों कि जम्मू कश्मीर का अलग एक संविधान रहेगा, भारत के संविधान से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। कि जैसे हम लोग का जो संविधान भीमराव अम्बेडकर सब मिल करके बनाए थे, तो ये कश्मीर एक अलग संविधान अपना चाहता था और वो अलग अपना एक झंडा चाहता था। तो 335A के तहत क्या कहा गया, कोई भी बाहरी आदमी कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर रेस्ट ऑफ इंडिया जितने भी आदमी हैं, जितने भी भारत के लोग हैं, वो जम्मू कश्मीर में कोई भी जमीन जगह नहीं खरीद सकते हैं, वहाँ पे ना शादी कर सकते हैं, ना वहाँ की जो सरकारी नौकरी है उसमें अपना वैकेंसी भर सकते हैं। ये सब में वो कोई रोल नहीं कर सकते थे। लेकिन वहाँ के जो व्यक्ति है, जो जम्मू कश्मीर के व्यक्ति हैं, वो भारत में कहीं भी आकर के बस सकते हैं। तो दोस्तों इस आर्टिकल को ख़त्म कर दिया गया साल 2019 में, अक्टूबर 2019 में, 28 अक्टूबर 2019 में ये आर्टिकल 370 और 35A को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है। मोदी गवर्नमेंट के द्वारा इसको समाप्त कर दिया कि भारत में अब एक ही संविधान चलेगा, एक ही झंडा रहेगा, कोई दूसरा कोई नहीं रहेगा। तो ये था
जम्मू कश्मीर का इतिहास। अब जानते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान इस पे कितना कब्जा किया हुआ है, चाइना कितना कब्जा करके रखा हुआ है, उसको वो कब्जा किया उस सीमा रेखा को क्या बनाया गया है, वो सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब दोस्तों विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था भारत, ये राजा हरि सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में, तो यहाँ पर लगभग 30% हिस्सा, जम्मू कश्मीर का 30% हिस्सा पाकिस्तान कब्जा कर चुका था दोस्तों। पाकिस्तान कब्जा कर चुका था लगभग कितना, 30% हिस्सा। जब युद्ध समाप्त हुआ तो पाकिस्तान वाला से मांगा कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नहीं दिया तो इन्होंने क्या कर लिया, यूएनओ चले गए। यही इनका सबसे बड़ा गलती था। यूएनओ में अभी भी केस चल रहा है भारत और पाकिस्तान, ये जम्मू कश्मीर को लेकर के। और ये जो पाकिस्तान अपना जो कब्जा कर लिया 30% हिस्सा, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके इसको कहा जाता है। और ये पीओके को पाकिस्तान ये पूरा कश्मीर को अपना बताता है। यूएनओ में पाकिस्तान बोलता है ये पूरा कश्मीर हमारा है, और इंडिया बोलता है ये हमारा है। जो कि विलय पत्र पर पूरी तरह से ये लिखा गया है कि हाँ हम अपनी मर्जी से हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती। और यूएनओ में अभी सॉल्व नहीं हो रहा है, उससे उसको फायदा हो रहा है। वो इंडिया तरफ से भी पैसा ले रहा है और पाकिस्तान तरफ से भी पैसा ले रहा है। जैसे कोर्ट में कैसे चलता है दोस्तों, केस चलता है तो वकील इधर से भी पैसा लूटता है, इधर से भी पैसा लूटता है। तो अभी 75 साल से ये केस पेंडिंग है, चलते हैं। तो पीओके को कितना % हिस्सा पाकिस्तान में कश्मीर का कितना % हिस्सा है दोस्तों, 30% हिस्सा है। और ये 30% हिस्सा जो कश्मीर का है, अब देखिए यहाँ पे हम एक कश्मीर बनाते हैं, ये समझिए, ठीक है। ये वाला देखिए, ये जो 30% हिस्सा है इस तरह करके ये काट लिया गया है, ये पाकिस्तान में, ठीक है। और पाकिस्तान इसको 3 भागों में बांट दिया है दोस्तों। पाकिस्तान इसको 3 भागों में किस तरह बांटा है, सबसे ऊपरी भाग को एक बोलता है ये गिलगित है, ठीक है। क्या जी बोलता है, गिलगित। और ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको बोलता है बाल्टिस्तान, बाल्टिस्तान। और ये है दोस्तों आज़ाद कश्मीर, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, आज़ाद कश्मीर। और ये आज़ाद कश्मीर ये बोलता है ना हम हिंदुस्तान के हैं ना पाकिस्तान के, हम अपना आज़ाद हैं। लेकिन ये आज़ाद है क्या, ये तो पाकिस्तान से ही मिला हुआ है दोस्तों, पाकिस्तान से मिला हुआ है। तो भारत का जो पीओके वाला हिस्सा 30% है, उसको कितनी भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। इसको क्या बोलते हैं, गिलगित, ठीक है। ये हो गया आपका गिलगित, इधर हो गया क्या चीज, बाल्टिस्तान, और इधर आज़ाद कश्मीर, ठीक है। और दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि जम्मू एंड कश्मीर का 30% हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा किया, और यहाँ पे एक सीमा रेखा खींच दिया गया, उसको क्या बोलते हैं, LOC, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। जो यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर में जो पाकिस्तान के सीमा साझा करता है उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसी तरह दोस्तों ये चीन वाला ने भी 10% हिस्सा कब्जा करके रखा है। जम्मू कश्मीर के कितने हिस्से को, 10% हिस्से को चाइना ने कब्जा करके रखा है। उसको क्या बोलता है, अक्साई चीन, इसको अक्साई चीन बोलता है दोस्तों। क्या बोलता है, अक्साई चीन। अब ये अक्साई चीन कैसे इसको कब्जाया, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं और जानते हैं। देखिए, पंचशील समझौता हुआ था दोस्तों भारत और चीन के बीच में। कब हुआ था ये, 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ भारत और चीन के बीच में। किन के बीच में, भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के राष्ट्रपति चाओ उन लाई के बीच में। इनका उद्देश्य क्या था दोस्तों, कि हम लोग आपस में युद्ध नहीं करेंगे। और 5 बिंदुओं पर समझौता हुआ। पंचशील समझौता मतलब 5 बिंदुओं पर समझौता, 5 चीजों को सील किया गया कि हम लोग ये सब कुछ नहीं करेंगे। और वो क्या थे, एकता और अखंडता बनाए रखेंगे। हम लोग आपस में एकता और अखंडता बनाए रखेंगे, एक दूसरे को सब चीज में सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। अगर भारत पाकिस्तान से लड़ेगा तो उसमें चाइना इंटरफियर नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, और चाइना के आंतरिक मामले में भारत हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये क्या हुआ, समझौता हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि आपस में दोनों युद्ध नहीं करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे। मान के चलिए कि भारत अगर किसी में फंस गया, कोई मुसीबत में फंस गया या कुछ गलत हो गया इसके साथ, तो चाइना इसका सपोर्ट करेगा इंटरनेशनल मंच पे। अगर अमेरिका, रूस, कोई भी अगर भारत के अपोज में आए तो चाइना भारत का सपोर्ट करेगा। इस तरह करके ये समझौता हुआ। उसके बाद क्या, एक दूसरे का व्यापार में क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, आपसी लाभ कमाएंगे, ठीक है।
और इसी में नारा दिया गया था क्या दोस्तों, पंचशील समझौता में ही, कि हिंदी चीनी भाई भाई। क्या क्या वो 5 उद्देश्य थे? एकता और अखंडता बना के रखेंगे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे आपस में, और अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक दूसरे का साथ देंगे। और ये कब तक चला दोस्तों? 1960 तक। इसी बीच 1959 में ये चीन ने क्या किया? तिब्बत पर कब्जा कर लिया दोस्तों। ये तिब्बत पहले एक अलग देश था। तिब्बत क्या था? पहले एक अलग देश था। इस पर किसने कब्जा कर लिया? चीन ने। तो भारत क्या हस्तक्षेप करेगा? पहले ही पंचशील समझौता के तहत भारत ने क्या बोल दिया था कि समझौता क्या हो गया था कि दोनों आप एक दूसरे के इंटरनल मामले में दखल नहीं देंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चाइना बोलता था ये मेरा इंटरनल मामला है, भारत तुम दखल मत दो। तो भारत यहाँ पे साइलेंट हो गया, कुछ बोल भी नहीं सकता था। तो ये क्या कर लिया? तिब्बत को यहाँ पे कब्जा कर लिया। तो इसके तिब्बत के जो उस समय धर्म गुरु थे दलाई लामा, वो कहाँ आ गए? भारत में। और भारत में आ गए तो भारत ने उनको शरण दे दिया। और 1960 में ये पंचशील समझौता खत्म हो गया। तो चाइना को लगा कि अब तो भारत, ये पंचशील समझौता खत्म हो गया, भारत अब इसके विरोध करेगा, तिब्बत का विरोध करेगा। तो इसी के लिए 1962 में ये चीन ने क्या कर लिया? ये तिब्बत पर हमला कर दिया दोस्तों। ये भारत का इस तरफ हिस्सा जो है वो क्या है? तिब्बत है। और यहाँ पे इंडो चाइना युद्ध हो गया 1962 में। और इस युद्ध में क्या हो गया दोस्तों? चाइना क्या हो गया? इस युद्ध में चाइना जीत गया और भारत क्या हो गया? हार गया। क्योंकि भारत उस समय नया नया आजाद हुआ था, तो उतना उसके पास धन दौलत के या सभी चीज की कमी थी, बंदूकें वगैरह सब चीज की कमी थी। तो भारत हार गया और 10% हिस्सा कहाँ का ले लिया? चीन का। ये 10% इसलिए लिया कि भारत अपना ही मामला में फंसा रहे तो तिब्बत का मामला कैसे उठाएगा? पहले तो वो अपना मांगे क्या, मेरा वाला तो इधर ये तो तिब्बत का कोई बात ही नहीं करेगा, तो तिब्बत मेरा पूरी तरह हो जाएगा। इसके लिए चाइना ने क्या कर लिया? इस पर तिब्बत के 10% हिस्से को कब्जा कर लिया। और उसका नाम क्या दे दिया? ये तिब्बत नहीं, लद्दाख के 10% हिस्से को कब्जा कर लिया। और उसको क्या बोल दिया? ये अक्साई चीन, ये मेरा हिस्सा है। एक्चुअली दोस्तों वो क्या बोलता है कि पूरा का पूरा लद्दाख मेरा है, पूरा का पूरा लद्दाख मेरा है। अभी तो 10% लिया, अभी पूरा लेना लद्दाख बाकी है। और अरुणाचल प्रदेश भी मेरा है। तो ये थे दोस्तों अक्साई चीन का 10% हिस्सा लेने का कहानी की चीन कैसे ले लिया। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर क्या पूरा हम लोग के पास है? अभी हम लोग तो नक्शा में बना दिए हैं कि ये जम्मू कश्मीर हमारा पूरा है, लेकिन एक्चुअली हम लोग के पास अभी कितना है? 70% ही जम्मू कश्मीर का 70% ही है। और यहाँ पे एक लाइन जो खींचा गया है उसको क्या जी बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखिए LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल और LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पे दोस्तों बंदूक से हमला नहीं होता है। भारत और चीन के सेना में ये समझौता पहले ही हो चुका है कि बंदूक से लड़ाई नहीं होता है। यहाँ पे होता है इन लोग का हाथापाई, मतलब हथियार नहीं ले जा सकते हैं, हाथ से ही कुछ भी होता है। यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं, यहाँ पे तो इंटरनेशनल बाउंड्री तार का घेरा दे दिया है, लेकिन यहाँ पे कोई घेरा नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे इसी तरह से बाउंड्री बना दिया गया है। यहाँ पे एक्चुअल में कोई तार वगैरह या कुछ भी नहीं बिछाया गया है। तो LAC किसके बीच में सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच में। कौन से क्षेत्र में? तो लद्दाख के क्षेत्र में। और LOC किसके बीच में सीमा बनाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। कहाँ पे? ये जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में। तो हमको आई होप दोस्तों आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा कि अक्साई चीन को चीन ने कैसे कब्जा कर लिया और POK को पाकिस्तान ने कैसे कब्जा कर लिया। तो इधर हो गया POK, इधर अक्साई चीन। यहाँ पे एक है दोस्तों, यहाँ पे है सियाचिन। इस दोनों के बीच में कौन सा है? सियाचिन। ये सबसे बड़ा युद्ध का मैदान है दोस्तों। भारत का सबसे ऊपरी बिंदु यहाँ पे सैनिक रहते हैं। ये युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1984 में, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान आकर के बैठ गया था। तो ये LAC का कहानी और POK का कहानी और अक्साई चीन का कहानी आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं जम्मू और कश्मीर के आंतरिक विशेषताओं के बारे में कि इसके कौन कौन से। देखिए कश्मीर दोस्तों यहाँ पे है कारगिल। जम्मू कश्मीर में यहाँ पे एक जगह है दोस्तों कारगिल। यहाँ पे कारगिल है। कारगिल किस लिए प्रसिद्ध है? कारगिल युद्ध के लिए 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। किस लिए हुआ था दोस्तों? क्योंकि पाकिस्तानी ने घुसपैठिया करके कब्जा कर लिया था बहुत सारे भारत के जो पर्वत थे उसमें, टाइगर हिल वगैरह में कब्जा कर लिए थे। तो ये कारगिल युद्ध के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया दोस्तों? कारगिल युद्ध के लिए चलाया गया आपका ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफेद सागर। देखिए ऑपरेशन विजय कौन चलाया? जो थल सेना थे वो लोग क्या चलाए? थल सेना
ऑपरेशन विजय। और जो वायुसेना थे वो क्या चलाए, ऑपरेशन सफेद सागर। करगिल पिछले करगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 में। करगिल युद्ध के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, थल सेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन विजय, और वायुसेना ने चलाया ऑपरेशन सफेद सागर, और पाकिस्तानियों को इस तरह मार के भगाया यहाँ से। उसके बाद देखिए अमरनाथ, आपको ये जो है आपका करगिल, ठीक है, करगिल के नीचे आपको मिलेगा दोस्तों अमरनाथ। अगर नक्शा आपके पास होगा तो देखिए, नक्शा एक थोड़ा डाउनलोड कर लीजिए कश्मीर का, और उसको देखिए। जस्ट आपको करगिल के नीचे मिलेगा अमरनाथ। ए से क्या हो गया, अमरनाथ। अमरनाथ किस लिए प्रसिद्ध होते हैं दोस्तों, भगवान शिव के लिए विश्व प्रसिद्ध है, शिव मंदिर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और कहाँ पे है अमरनाथ, अमरनाथ जम्मू एंड कश्मीर में है। तो सबसे पहले करगिल हो गया, करगिल के बाद क्या हो गया, अमरनाथ। देखिए जो जो हो गया उसको हम टिक लगा देते हैं ताकि आप लोग को आसानी हो। देखिए केफ, और यहाँ पे क्या हो गया, करगिल। करगिल युद्ध कब हुआ, 1999 में। इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफेद सागर। उसके बाद अमरनाथ किस लिए प्रसिद्ध है, शिव मंदिर के लिए, भगवान शिव के लिए विश्व प्रसिद्ध है अमरनाथ। उसके बाद आपको दिखेगा दोस्तों श्रीनगर। एस पर यहाँ पे क्या हो गया, श्रीनगर। श्रीनगर क्या है, जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी है। श्रीनगर को कौन बसाया था, श्रीनगर को तो सम्राट अशोक ने इसको बसाया था दोस्तों। श्रीनगर को कौन बसाया, देखिए यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं, श्रीनगर को भगवान सम्राट अशोक ने इसकी स्थापना की थी। देखिए ये दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। और ये कौन सी राजधानी है, ग्रीष्मकालीन, मतलब गर्मी के दिनों में जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या हो जाती है, श्रीनगर हो जाती है। गर्मी के दिनों में श्रीनगर, ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर। उसके नीचे आपको दिखेगा दोस्तों, यहाँ से आप नीचे आ जाइएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे वैष्णो देवी, वी फॉर वैष्णो देवी। यहाँ पे क्या, श्रीनगर के नीचे ही आप जैसे ही आइएगा नीचे, 2 उंगली नीचे आइएगा तो वहां पे आपको वैष्णो देवी मिलेगा। और वैष्णो देवी किस लिए प्रसिद्ध है, ये भी मंदिर के लिए। वैष्णो देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद नीचे आप इसके बगल में इस तरफ दिखेगा दोस्तों, यहाँ पे जे फॉर जम्मू दिखेगा, जम्मू। देखिए सबसे ज्यादा खुशहाल जगह जम्मू है और सबसे विकसित भी जम्मू ही है दोस्तों। उसके बाद इधर तो पूरा युद्ध, आतंकवादी लोग इधर से आता है। देखिए अगर जम्मू एंड कश्मीर की सबसे खुशहाल जगह, सबसे डेवलप्ड जगह देखा जाए तो कौन सा है, वो जम्मू है। जम्मू किस नदी के किनारे है दोस्तों, जम्मू तवी नदी के किनारे है। और यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। तो जम्मू की, और जम्मू शीतकालीन राजधानी है दोस्तों, शीतकालीन राजधानी है जम्मू कश्मीर की। मतलब जब ठंडा का दिन हो जाता है तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या हो जाती है, जम्मू। और जब गर्मी का दिन हो जाता है तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या हो जाती है, श्रीनगर। तो देखिए मार्च से अक्टूबर तक, ये मार्च से अक्टूबर क्या है, गर्मी है ना, तो इस समय श्रीनगर की, जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ रहती है, श्रीनगर। और अक्टूबर से लेकर के मार्च, मतलब जब ठंडा का सीजन पूरा आता है तो उस समय जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या रहती है, जम्मू। उसके नीचे आपको मिलेगा दोस्तों उधमपुर। यू से क्या हो गया आपका, उधमपुर। यहाँ पे यू से उधमपुर। उधमपुर क्या है, सेना का उत्तरी मुख्यालय। सेना का सबसे उत्तरी मुख्यालय, कमांड क्या है दोस्तों, सेना का सबसे उत्तरी कमांड उधमपुर। सेना का सबसे उत्तरी कमांड उधमपुर। उसके बाद आपको इधर दिखेगा इस तरफ लद्दाख। जो जम्मू कश्मीर का ये वाला भाग है दोस्तों, ये पूरा क्या है, लद्दाख है। अभी तो लद्दाख यहाँ से इसको पूरा लद्दाख बना दिया गया, ये पूरा है आपका लद्दाख। लद्दाख को क्या कहते हैं, लिटिल तिब्बत। लद्दाख को क्या कहते हैं, हम नक्शा में भी दिखा देंगे किधर क्या लद्दाख बना है। लद्दाख को लिटिल तिब्बत कहते हैं दोस्तों। यहाँ का लेह हवाई अड्डा, लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह। जब मैंने ये आपका केंद्र शासित प्रदेश बताया तो उसमें बता दिया लद्दाख कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर किधर है। तो लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह। और लेह हवाई अड्डा भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है दोस्तों। लेह हवाई अड्डा भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट हवाई अड्डा है। उसके बाद ये जो लद्दाख है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ एक ही संसद सीट है। अगर देखा जाए सबसे बड़ा संसदीय सीट कौन सी है, तो वो लद्दाख है। इतने बड़े लद्दाख में सिर्फ एक ही संसद का सीट है, मतलब एक ही को संसद चुन करके आता है यहाँ से। देखिए दिल्ली कितना छोटा है लेकिन वहां से कितने संसद चुन के आते हैं, 7। लेकिन लद्दाख इतना बड़ा है, यहाँ से एक ही संसद। तो बोलेगा भारत का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र क्या है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, लद्दाख हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा, एयरपोर्ट क्या है, तो लेह हवाई अड्डा है। कौन सा, कहाँ पे है वो, लद्दाख में। लद्दाख की राजधानी लेह। इसको क्या बोला जाता है, देखिए तिब्बत इसके बगल में, इसीलिए इसको तिब्बत बोला जाता है।
उसके बाद आपको दिखेगा दोस्तों यहाँ पे बारामूला। बारामूला कहाँ पे है? यहाँ पे श्रीनगर के जस्ट ये वाला है बारामूला। बारामूला का पर्वत किस लिए प्रसिद्ध है? अगर यहाँ से कोई भी अगर हवाई जहाज वगैरह गुजरती है दोस्तों, तो इसमें क्या है, चुंबकीय शक्ति है, उसको अपनी ओर खींच लेता है और जहाज को गिरा देता है। तो बारामूला से ऊपर होकर के कोई भी हवाई जहाज यहाँ से नहीं जाते, ये आप दिमाग में रखिएगा। बारामूला से होकर के नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय शक्ति इस तरह है कि ये अपनी ओर खींच लेता है, हवाई जहाज वगैरह को गिरा देता है। देखिए उसके बाद ये दोस्तों इधर जो ये तो POK वाला पूरा हिस्सा है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये KUPRASK, ये क्या है? ये भारत के ये छोटे छोटे क्षेत्र हैं जिनका नाम क्या क्या है? सीज फायर इसको बोला जाता है। मतलब यहाँ पे क्या है, गोली चलाना मना है। ये पूरा एरिया को क्या बोला जाता है? ये पूरा एरिया को सीज फायर मतलब इस क्षेत्र में क्या है, पूरी तरह से गोली चलाना या भी कोई भी बम फोड़ना, ये सब मना है। यहाँ पे सीज फायर पूरी तरह से सख्त मना है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आते हैं दोस्तों, इसमें क्षेत्र आते हैं कुपवाड़ा, उरी, पुंछ, राजौरी, अखनूर, कठुआ और सांबा। यहाँ पे ये क्या हो गया दोस्तों? कुपवाड़ा, यू से उरी, उसके बाद पुंछ, आर से राजौरी, ए से अखनूर, के से कठुआ और एस से सांबा। देखिए कुपवाड़ा, उरी, पुंछ, राजौरी, अखनूर, कठुआ और सांबा, ये जितने भी क्षेत्र हैं ये क्या आते हैं? सीज फायर के रेंज में आते हैं। मतलब यहाँ पे पूरी तरह से गोली चलाना मना है। तो अभी तक मैंने जितने भी बता दिए हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे अभी समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में कितने पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। बहुत ही आसानी से हम लोग समझ जाएंगे नक्शा के माध्यम से कि वो कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाएँ। देखिए दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में कुल 4 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। यही एग्जाम में इसी से पूछा जाता है कि वो 4 पर्वत श्रृंखलाएँ कौन सी है। देखिए नाम बहुत आसान है उसका। देखिए पहला है कौन सा? काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर और चौथा पीर पंजाल। कौन कौन सा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। देखिए काराकोरम को ही K1, K2, K3, K4 बोला जाता है। बोलते हैं ना कि भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है भारत का, तो K2 बोलते हैं ना, माउंट गॉडविन K2, तो वही काराकोरम 2 है। लेकिन ये काराकोरम 2 अभी भारत में नहीं है। भारत का है दोस्तों लेकिन भारत में नहीं है। ये किस हिस्से में चला जाता है? ये POK वाले हिस्से में चला जाता है। ठीक है, भारत में है लेकिन भारत का हिस्सा नहीं है, क्योंकि POK अभी किसका हिस्सा है? पाकिस्तान में। अगर भारत का अभी भारत में प्रेजेंट में बोला जाए कि भारत का कौन सा है, तो वो आपका कंचनजंगा है, कंचनजंगा। लेकिन भारत में बोला जाए तो वो K2 है, क्योंकि K2 अभी किस में चला गया है? पाकिस्तान में, POK में, जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई करके रखा है। तो अभी फिलहाल भारत का सबसे ऊंचा पर्वतीय चोटी बोला जाए तो वो कंचनजंगा है। कंचनजंगा कहाँ पे है दोस्तों? सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम में है। और ये K2 कहाँ है? POK में। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पर्वत श्रृंखलाएं प्रमुख है। कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये आपको बहुत ही आसानी से याद हो गया होगा। कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। अब आइए दोस्तों यहाँ पे मुख्य 5 दर्रे हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है। दर्रा किसको बोला जाता है दोस्तों? पास बोला जाता है। इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे? पास। तो जम्मू कश्मीर में ऐसे 5 दर्रे हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, प्रचलित हैं। 2 बड़ी पहाड़ों के बीच में, ऊंची पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है उसी को दर्रा बोला जाता है। हम लोग जानते हैं कि कश्मीर एक क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है और इसमें 4 दर्रे प्रमुख है, 5 दर्रे प्रमुख है। आइए हम नक्शा के माध्यम से देख लेते हैं कौन कौन से। ये पहले पर्वत आपको याद हो गया होगा। कितने पर्वत श्रृंखलाएं? 4। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। अब आइए हम लोग देख लेते हैं इसके दर्रे। अब आइए दोस्तों हम इसके दर्रों के बारे में जानते हैं कि वो कौन कौन से दर्रे हैं। देखिए सबसे ऊपर जो दर्रा है दोस्तों, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर के पास जो उधर चाइना चला जाता है, यहाँ पे दर्रा है दोस्तों, है ना। पर यहाँ पे क्या चीज़ है? प्रमुख दर्रे, है ना, प्रमुख दर्रे। तो यहाँ पे कौन सा? देखिए दर्रा, यहाँ पे क्या था? काराकोरम पर्वत भी था और दर्रा का भी नाम है क्या चीज? काराकोरम दर्रा। ठीक है, काराकोरम, ठीक है, काराकोरम दर्रा। ठीक है, अब इससे देखिए जो पाकिस्तान की तरफ जोड़ती है इसको बोलते हैं बुर्जिला दर्रा। क्या चीज? बुर्जिला। ये वाला हिस्सा क्या है? जम्मू का हिस्सा है। जम्मू
इस हिस्से में जो दर्रा है उसको बोलते हैं बनिहाल, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। और जो ये लेह को जम्मू कश्मीर से जोड़ती है उसको क्या बोलते हैं, जोजिला, जोजिला दर्रा। कितने 4 प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों, और ये छोटे छोटे दर्रे हैं उसके बारे में देखिए। ऊपर में सबसे ऊपर क्या चीज़ है, काराकोरम पर्वत, तो उससे ही आप याद रख सकते हैं कि सबसे पहले क्या चीज़ हो गया, काराकोरम, ठीक है। उसके बाद इधर क्या चीज़ हो गया दोस्तों, बुर्जिला। इधर कौन सा दर्रा, बुर्जिला। जितना भी बुजुर्ग लोग हैं सबको कहाँ पे भेज दीजिए, पाकिस्तान भेज दीजिए। उसे याद रख लिए आप कहाँ पे, बुर्जिला दर्रा। और इससे पहले मैंने जब जम्मू कश्मीर पढ़ा तो सबसे बताया कि सबसे विकसित सबसे बढ़िया हाल किसका है, जम्मू का। उससे आप याद रख लिए क्या जी, बनिहाल दर्रा। जितना भी बुजुर्ग लोग हैं उसको कहाँ भेज दीजिए, पाकिस्तान। तो यह बुर्जिला हो गया, यहाँ पे यहाँ पे बनिहाल और इधर जोजिला। देखिए सबसे बढ़िया हाल सबसे वेल कंडीशन में कौन सा है, जम्मू है। आदमी जम्मू ही जाता है, बोलता है जम्मू कश्मीर में बहुत आतंकवादी, लेकिन ये जम्मू के क्षेत्र में नहीं पाया जाता है दोस्तों। यही सबसे विकसित जगह है जम्मू एंड कश्मीर की। तो प्रमुख दर्रे कितने हो गए, 4 प्रमुख दर्रे कौन कौन से हो गए, काराकोरम, बुर्जिला, बनिहाल और जोजिला। देखिए 4 तो प्रमुख बड़े दर्रे हो गए और 4 छोटे छोटे दर्रे भी है दोस्तों। छोटे छोटे दर्रे कितने हैं, छोटे, देखिए 4 छोटे दर्रे। देखिए चाइनीज भाषा में दर्रा को क्या कहते हैं दोस्तों, पास को ला कहते हैं। क्या चीज, यहाँ पे पास कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या चीज, दर्रा को क्या कहते हैं, पास कहते हैं। और चाइनीज भाषा में, चाइनीज में इसको ला कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं, दर्रा। कुटी दर्रा नहीं दोस्तों, जो गाय बकरी को खिलाते हैं वो दूसरा चीज है। देखिए एक ये क्या चीज है, लानक ला, चांगला, खारदुंगला और एक है जाराला, जाराला। देखिए 4 छोटे छोटे, देखिए 4 प्रमुख बड़े दर्रे कौन से हो गए, काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम दर्रा, बुर्जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा और जोजिला दर्रा। और 4 छोटे छोटे दर्रे कौन से हो गए, लानकला, चांगला, खारदुंगला, जाराला। लानकला, चांगला, खारदुंगला और जाराला, ये थे प्रमुख दर्रे। अब देखते हैं दोस्तों इसमें कौन से 2 नदियां हैं। 2 नदियां इसमें जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध हैं। 2 नदियां जो कहां से निकलती हैं, 2 नदियां प्रमुख है जो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती हैं। दो नदियां। देखिए इधर यहाँ पे क्या चीज है दोस्तों, ये पूरा एरिया क्या चीज है, सियाचिन। ये पूरा एरिया क्या चीज है, क्या कौन सा ये एरिया है, सियाचिन। इससे पहले मैंने इसके बारे में बता दिया। तो इससे 2 नदी निकलती है दोस्तों, सियाचिन से 2 नदियां निकलती हैं। एक निकलती है श्योक नदी, श्योक नदी, और एक है नुब्रा नदी। दोनों कहां से निकलती है, काराकोरम से। एक है नुब्रा नदी, ठीक है, नुब्रा नदी। श्योक और नुब्रा नदी कहां से निकलती है, तो ये आपकी सियाचिन से निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से। देखिए दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर की प्रमुख फसल कौन सी है वो भी देख लीजिए, ठीक है। जम्मू और कश्मीर की प्रमुख फसल, तो प्रमुख फसल यहाँ की 2 है दोस्तों। एक क्या है आपका, सेब, और दूसरा केसर। सेब और केसर कहाँ के है, जम्मू कश्मीर की प्रमुख फसलें हैं। और यहाँ के आय का स्रोत भी है क्या चीज, सेब और केसर, और यहाँ का पर्यटन, ठीक है। तो ये थे दोस्तों जम्मू कश्मीर के संपूर्ण जानकारी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सभी कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों।